नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्ते अंबर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग गॉर्जियस इन विंटर। थैंक यू सो मच। मैं पिछले 10 दिन से सोशल मीडिया पर कहीं पे भी एक्टिव नहीं हूँ, तो काफ़ी वक़्त बाद कोई रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और कुछ उम्मीद करें हेल्थ कि वेल्थ इसे का इशू? हेल्थ का भी है, थोड़ा कुछ पर्सनल काम भी है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही थी। आज मैं आपके साथ जो मुद्दा डिस्कस करना चाह रही थी, वो ये कि अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो भारत में तो अगर रिफॉर्म की बात की जाती है, तो बहुत हंगामा होता है। लेकिन हम अगर उन मुल्कों की बात करें, जहाँ पर रिफॉर्म्स के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, वहाँ पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जैसे अगर हम अरेबियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, खास तौर से सऊदी, यूएई, हम इन पूरे इलाकों में हमें बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर रिफॉर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि अल्कोहल ब्रूवरी को लेकर भी यूएई में कुछ पॉलिसीज़ में चेंज हुआ है। लोकली वहाँ पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले इम्पोर्ट करना पड़ता था। और अगर हम रिसेंटली अमित शाह जी के आज तक के एक इंटरव्यू की बात करें, जो उन्होंने कहा है, सीए को लेकर के हम सीए का कानून लेकर आएँगे। और हमने देखा था कि सीए के नाम पर हमारे देश में कितना बड़े इस स्तर पर हमने देखा एहतजाज हुए, जगह-जगह पर शाहीन बाग और इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? फिर हम सीए पर डिटेल में आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिथ्स हमें सीए के अराउंड देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, ये तो टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। पहले हम रिफॉर्म वाला ले लेते हैं, फिर सीए पे आते हैं। जी। अ, आप देखिए कि धीरे-धीरे जिस डायरेक्शन में अरब वर्ल्ड जा रहा है, हुँ, वो वही डायरेक्शन है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि हम 5 साल में यूरोप बना देंगे। उन्होंने अमेरिका नहीं कहा था, उन्होंने यूरोप कहा था। क्यों? क्योंकि यूरोप से ही क्रिश्चियनिटी के रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना? सो ये उस डायरेक्शन में यूएई और सऊदी अरबिया ने अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही। जैसे आपने मुझे खबर बताया कि ये जो साउथ चाइना की पोस्ट की ये जो न्यूज़ है, उसमें उन्होंने बताया कि दे आर ओपनिंग अ ब्रूअरी, अल्कोहल ब्रूअरी इन यूएई, अबू धाबी में। वो कह रहे हैं, पहले तो होता है कि भाई मंगाओ और ये बनाओ। आपको ये पता है कि एक इंपॉर्टेंट टेनेट है इस्लाम का, नॉट टू हैव अल्कोहल। सो वो वहां पे शुरुआत कर रहे हैं लाइसेंस देने की। इसका मतलब दे आर गिविंग क्वाइट, जिसे कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि भाई द टाइम हैज कम टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि अरेबिया को और अरब वर्ल्ड को रिफॉर्म के रास्ते पे, मानवता के रास्ते पे जाना होगा। आलमे इस्लाम से आलमे मानवता का सफर उनको तय करना पड़ेगा। और जैसे ही, ये मेरा मानना है कि जब मरकज अगर स्ट्रॉन्ग, मरकज में अगर कुछ इफेक्ट होता है ना, तो उसके बाहर जो पेरिफेरल जो सोसाइटी होती है, वो अपने आप उससे अफेक्ट हो जाती है। जब रोम का जो अगर जो क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म होगा, तो पूरे दुनिया के क्रिश्चियनों पे उसका असर पड़ेगा। उसी तरीके से इस्लाम का मरकज अरबिक वर्ल्ड है। अगर अरबिक वर्ल्ड में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको दुनिया भर के इस्लाम पे देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग कदम है। बहुत ही एक, इससे क्या होगा ना कि दूसरी सोसाइटियां जो ग्रोइंग इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के तरीके से, वो उन्होंने अपना इवोल्यूशन बंद कर दिया था, वो भी प्रोटेक्टिव और प्रिजर्विंग मोड में आई थी। नाउ दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड, और वो भी अब वापस से रिफॉर्म करना शुरू करेंगी। अपनी रिजिडिटी कोई है तो उसको भी दे विल एम्ब्रेस कि चलो एक हम कह लीजिए इवोल्ड सोसाइटी की तरफ जाएं, जिसमें कि सारी कम्युनिटियां मिलजुल के रहें, एक दूसरे की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसका हम सम्मान और वो करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। सो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप बाय द यूएई, एंड हैट्स ऑफ टू द रूलर्स ऑफ यूएई और अबू धाबी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की, तो आगे, जैसे कि आपने आलम इंसानियत की बात की, तो हमें आलम इंसानियत को अगर हम देखा जाए, तो सभी को एक साथ चलने के लिए बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि हम तभी एक साथ चल पाएँगे अगर हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं तो। लेकिन हमने सीए की बात की, और अमित शाह जी जब भी सीए की बात होती है, तो बहुत ही मुखर होकर, चाहे संसद हो या मीडिया हो, बहुत खुलकर इस पर अपने विचार रखते हैं। और अब जिस तरह से उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में बात कही है सीए को लेकर, कि सीए को लेकर बहुत सारे हमें मिथ्स उसके आस-पास देखने के लिए मिलते हैं। बड़े स्तर पर हमने अपने देश में आंदोलन देखे,
लोगों ने बहुत ज़्यादा इस तरह से इसको दिखाया जैसे कि पता नहीं लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हालाँकि मैं तो जितना मेरा ज्ञान है मैं समझती हूँ, लेकिन व्यूअर्स की जानकारी के लिए आप इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट अगर हम हमारे व्यूअर्स के लिए करें तो? देखिए, सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स बातें कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है। ये बात कुछ समझ लें कि डिस्क्रिमिनेशन है तो क्या है। पहली बात, भारत का संविधान भारत के लोगों पे लगेगा और या तो भारत में मौजूद जो भारतीय नहीं है उनके ऊपर लगेगा। ठीक है ना? जैसे आपको पता है, आप तो जानती है इस चीज को कि जो भारत का फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो दो तरीके के इंसानों को राइट देता है, दो तरीके के मानवों को राइट देता है, या वो दो तरीके से मानवों को आइडेंटिफाई करता है। नंबर वन, सिटीजन्स। सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कुछ राइट मिले हुए हैं। दूसरा, पर्सन्स, जो सिटीजन भी हैं पर नॉन सिटीजन भी हैं, दोनों को मिले हुए हैं। जैसे आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगी तो उसमें राइट टू लाइफ है, वो चाहे आप सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर आप भारत की धरती पर हैं तो आपको राइट टू लाइफ मिलेगा। आर्टिकल 21 के अंदर में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सबको वो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, नॉट ओनली जस्ट टू इंडियन सिटीजन्स। उसी तरीके से आप अगर आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आपको वो सिटीजन जो है, वो जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अवेलेबल है सबको, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। एवरी वन इज विद इन द रियल्म ऑफ, आप जिसको कह लीजिए, आर्टिकल 14। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट में हो रहा है? नंबर वन, ये चीज तो जरूरी है कि जिसके भी अगेंस्ट में हो रहा हो को इंडिया में पहले तो प्रेजेंट होना चाहिए, इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी ये समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि 2014 के पहले एक मुस्लिम बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में आ गया है, ठीक है ना? और उसी बांग्लादेश से एक इलीगल हिंदू भी आ गया है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि चूंकि ये दोनों इलीगल माइग्रेंट हैं तो इन्होंने पासपोर्ट एक्ट और वीजा एक्ट का वायलेशन किया हुआ है, फॉरनर्स एक्ट का वायलेशन किया हुआ है। तो नॉर्मली ये होगा कि इनको यहां से निकाल दिया जाएगा, या जो भी नियम इसमें, अभी चूंकि गवर्नमेंट को रूल नहीं बनाया है, गवर्नमेंट को रूल बनाना होगा कि वो कैसे डील करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि 2010 में कोई हिंदू जो है बांग्लादेश से भाग के वो इंडिया में आ गया, ठीक है, 2010 से बांग्लादेश से। एक सिचुएशन है कि कोई हिंदू मान लीजिए केनिया से भाग के आ गया इंडिया में, और एक है जो कि बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आ गया। ये दोनों सिचुएशन अलग अलग है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप एक्ट में, क्योंकि आपको पता है सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप जो है वो 3 तरीके से ग्रांट की जाती है, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय सर्टिफिकेट, ठीक है ना? मुझे याद नहीं है, यही 3 तरीका है, 3 ways टू ग्रांट अ सिटीजनशिप। तो ये जो सिटीजनशिप है, ये बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन या बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन आप ग्रांट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बंदा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को अमेंड करके ये कहा गया कि अगर कोई बंदा, वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, वो अगर किसी इन 3 कंट्री में से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से यदि वो भाग करके और इंडिया में आ गया है, और 2014 मान लीजिए 1 जनवरी हम मान लेते हैं, हालांकि कुछ और डेट है, वो डेट एग्जैक्टली मैं आपको अगर बता दूं तो है डेट तो कोई खास, वो 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी यदि इलीगली इंडिया में आ गया है, तो वो अगर इन 3 कंट्री में से आया है, तो उसको, अगर वो हिंदू है, बुद्ध है, पारसी है, तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द रूल जो बनाएगी सिटीजनशिप डायरेक्ट दे सकती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको वायलेशन ऑफ वो किया है उसने, क्या नाम है, एक्ट या फॉरेनर्स एक्ट का। मगर वो रूल के हिसाब से ऐसे नहीं बन जाएगा, क्योंकि रूल अभी बनना है, उसमें गवर्नमेंट क्या चीज, मान लीजिए कोई आ जाए, बदल करके अपने आप को कोई कन्वर्ट कर ले, या कोई आतंकवादी के भेष में आ जाए, ये भी आपको वेटिंग करना पड़ेगा। तो वो वेटिंग तभी होगा जब रूल बनेगा। वो रूल किस लॉ में बनेगा मैं आपको बता दूं, वो रूल बनेगा जो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के अंडर में और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर में रूल बनाएगी गवर्नमेंट कि अगर ऐसे लोग आ गए हैं तो इनको सिटीजनशिप दिया जाए, सब्जेक्ट टू कुछ वेटिंग, जो भी वेटिंग वो अपना ठीक समझे वो कर ले, ठीक है ना?
अब ये तो रही बात इसकी, तो क्या ये मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करती है? नंबर वन, दो तरह के मुसलमानों की बात आती है। अब मान लीजिए कोई मुसलमान अफगानिस्तान से भाग करके इंडिया आ गया है, इंडिया आ गया वो, ठीक है, और वो भी आ गया 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो क्या भारत सरकार उसको सिटीजनशिप देगी? आंसर है नहीं, वो सिटीजनशिप के लिए इस वाले दायरे में नहीं होगा। लेकिन अगर वो दूसरे किसी, जैसे रिफ्यूजी स्टेटस मांगना चाहे वो मांग सकते हैं, दूसरे किसी तरीके से वो अगर गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती है तो वो अपना सिटीजनशिप किसी दूसरे लॉ में ले सकते हैं। अब ये भी समझिए कि मान लीजिए कोई हिंदू जो है वो केनिया से या युगांडा से भाग करके 2014 से यहां आया है, तो वो हिंदू भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है दूसरे हिंदू के तरीके में। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उस हिंदू को भी सिटीजनशिप मिलेगी, मगर किसी दूसरे प्रोविजन के तहत में। उसी तरीके से वो मुसलमान, तो जो मान लीजिए कि कोई अहमदिया मुसलमान भारत में आ गया, वो पाकिस्तान के जो इस्लामिक प्रोसिक्यूशन से, डिस्क्रिमिनेशन से भाग के आया हुआ है, तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी, मगर नॉट एज एन इलीगल इमिग्रेंट, उसको किसी और प्रोविजन में सिटीजनशिप दी जाएगी, दूसरे लॉज के तहत में या दूसरे प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये एक सिटीजनशिप ग्रांट करने का उन 3 देशों से, इस जो हिंदू माँ क्या है, क्योंकि 1947 से पहले इस देश के लोग एक ही थे, एक आते जाते थे बिना किसी वीजा के, बिना किसी उसके पासपोर्ट के, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता था। वही इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को थोड़ा उन्होंने कहा है। तो जो समझ लीजिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर कोई एक मुसलमान पाकिस्तान से मौजूद है भारत की धरती पे, कोई एक हिंदू मौजूद है पाकिस्तान से भारत की धरती पर, तो उन दोनों के लिए लॉ अलग अलग लगेगा, मगर सेफ गार्ड है। वो मुसलमान जो है, अगर वो चाहता है सिटीजनशिप लेना, अदनान सामी पाकिस्तान से थे, उनको मिला कि नहीं सिटीजनशिप? मिला उनको। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दिस इज अ वे टू एक्सपेडाइट सम सिटीजनशिप, बट इट डजंट मीन कि मुसलमानों को सिटीजनशिप मिलेगा ही नहीं, ऐसा कतई नहीं है जी। तो ऐसा क्यों है कि इसके जब भी इस पे बात होती है सीए पर या एनआरसी पर, तो लोगों में इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, लोग इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या वजह है कि लोग इसको सही तरह से समझ नहीं पाते? किस तरह से हम लोगों को इसको समझाएं, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे सीए की बात की जाए या फिर एनआरसी की। किस तरह से लोगों के बीच जो मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ्स बोले जाएं, उसको हम दूर कर सकते हैं? देखिए अंबर जी, इसका रीजन है ना कि टू नेशन थ्योरी दुनिया का तो नहीं पता, मगर भारत से खत्म नहीं हुई। इसको पाकिस्तान में लोगों ने कहा पाकिस्तान में टू नेशन खराब हो गया, टू नेशन थ्योरी पिट गई, लेकिन इंडिया में टू नेशन थ्योरी जो है उसको ना नया नाम दे दिया गया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। सो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पे टू नेशन थ्योरी को इस देश में प्रमोट किया गया, क्योंकि माइनॉरिटी को कभी भी इस देश में इंटीग्रेट होने दिया ही नहीं गया। उसको जबरदस्ती का, जैसे ये आपका ही मैंने सेंटेंस अब बारो करूंगा, आपने कहा था एक टीवी चैनल पे, मैंने आपको सुना था, आपने कहा कि भाई गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, और गंगा जमुना तहजीब बना दी इन्होंने। इनके कहने का मतलब है जमुना चूंकि ताजमहल को रिप्रेजेंट करता है और गंगा चूंकि वो काशी को रिप्रेजेंट करता है, तो मुगलों की सभ्यता और हिंदुओं की सभ्यता जो हिंदुस्तान में कन्वर्टेड मुसलमान है वो अलग है। दिस इज ऑल बोगस थ्योरी। टू नेशन थ्योरी को इंडिया में जन्म दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, माइनॉरिटी कमीशन बना के। माइनॉरिटी कमीशन का क्या काम है इस देश में? क्या काम है माइनॉरिटी कमीशन का? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। माइनॉरिटी है कौन इस देश में, जब सारे राइट्स अवेलेबल है जो एक मेजॉरिटी को अवेलेबल है? मेजॉरिटी कौन है पहले तो यही नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे तो कास्ट सेंसस की बातचीत होती है, कोई एक रिलीजन अपने आप को मेजॉरिटी कहने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये माइनॉरिटी क्या है, किस चीज का है, आज तक पता नहीं चला। माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे डेफिनेशन भी नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। माइनॉरिटी कमीशन, कई ऐसे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट पे पूछा गया था कि भाई माइनॉरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन के बेसिस पे, तालुका में पॉपुलेशन के बेसिस पे, स्टेट में पॉपुलेशन के बेसिस पे, या नेशन की पॉपुलेशन के बेसिस में? तो सुप्रीम कोर्ट का ये था कि हम स्टेट वाइज डिटरमाइन करेंगे पॉपुलेशन को। क्या मुस्लिम आर नॉट माइनॉरिटी? हाँ, वो तो नहीं बता रहे ना कि क्या 49-51 है माइनॉरिटी, 5% है माइनॉरिटी, क्या है माइनॉरिटी? ये परसेंटेज ही नहीं डिटरमाइन हो रहा है भाई। माइनॉरिटी तो ये भी है कि मान लीजिए आपके पास 100 में से 51 नंबर है, मेरे पास 100 में 49 नंबर है, माइनॉरिटी है। ये भी माइनॉरिटी है, 2 का अंतर है मगर माइनॉरिटी है।
सो पॉइंट ये है कि माइनॉरिटी का जो ये जो चूरन ये दे रहे हैं, ये बहुत टू नेशन थ्योरी को इंडिया में जिंदा रखा हुआ है। मुस्लिम्स को हमारे यहाँ अदर बना के रखा गया और उनको इस बात की फरोग देती रही कि देता दिया गया कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम दूसरे हो, तुम्हारी कोई अलग आइडेंटिटी है। भाषा बेचारे यहीं की बोलते हैं। वो एक मुसलमान जो है वो कब से ये परेशान है कि मेरा कपड़ा शेरवानी है, मेरी जो जबान है वो उर्दू है, मेरी जो भोजन है वो कोई मुगलई भोजन है, जबकि मुगलों के यहाँ का जो भोजन है और यहाँ का भोजन में कोई सिमिलरिटी नहीं है। मैं कजाकिस्तान में रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं जो यहाँ पे मुगलई के नाम पे खाते हैं वो मुगल खाते हो वहां के, कतई नहीं। वो घोड़ा खाते हैं, यहाँ पे घोड़ा नहीं खाया जाता, बड़ी अजीब सी बात है। वहां पे चावल आधा कच्चा खाया जाता है जो वो बनाते हैं, यहाँ पे वो आधा कच्चा नहीं बनाते। मसाला का कंसेप्ट ही नहीं है, मिर्चा डाल दीजिए तो बेचारे लाल हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि गोरे लोग होते हो तो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वो लाल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे आप दमादम बिना मसाला के खाना नहीं खा पाओगे। सो पॉइंट ये है ना कि इतना कंफ्यूज किया हुआ है टू नेशन थ्योरी को हमारे यहाँ जिंदा रखने के लिए लोगों को, कि आप उससे बाहर आने ही नहीं देना चाहते। और इसी टू नेशन का थ्योरी है का परिणाम है कि भारत का मुसलमान अपने आप को इस धरती से नहीं जोड़ पाता। वो इस धरती को ये कहता है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारी भूमि है, हम इसको माँ नहीं कहेंगे क्योंकि माँ तो सिर्फ अपना जन्म देने वाली माँ हो सकती है। इस तरीके के बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में उसको जो है रखा गया है, जबकि अगर वो अपना इंटरप्रिटेशन तो उनके यहाँ पे है। आप देखें इस्लाम का ये वो था, मैं पढ़ा था एक बुक बाय अरुण शौरी साहब, द वर्ल्ड ऑफ फतवा। उसमें मैंने पढ़ा कि इस्लाम में एक रूल है कि आप बिना गैर महरम के बाहर नहीं जा सकती। तो अच्छा। एक प्रश्न ये आया कि एक लड़की थी, उसके पिताजी सऊदी अरेबिया में, कि उसके पिताजी को पैरालिसिस था, वो घर से बाहर जाके जॉब करना चाहती थी। मगर अब चूंकि उसके एक ही पिताजी थे, उसकी शादी नहीं हुई थी और कोई भाई नहीं था, और माँ भी उसकी बहुत बुरी थी, पिताजी को छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो अब ये हुआ कि वो कार चलाना उस समय मना था सऊदिया में औरतों का, तो वो बिना महरम के कैसे चली जाए नौकरी करने, पर नौकरी करना उसको अलाउड था। तो ये सोल्यूशन ये निकाला गया जो कि जूरिस्प्रूडेंस है वहां पे, कि उस महिला का, जो ग्रोन अप महिला है, उसका जो ब्रेस्ट है उसको कोई एक आदमी शकल कर ले तो वो उसका बेटा या भाई बेटा बन जाएगा, और फिर वो रिश्ता। तो आप भी तो ऐसे इंटरप्रिटेशन दे रहे हो ना, यू आर रिजॉर्टिंग टू, अब आप इसको बहुत लिटरल ले रहे हो। अगर आप उसी तरीके से ये धरती माता को भी ये मान लो कि ये भी एक इंटरप्रिटेशन का ही मैटर है। बात है कि हम उसमें लिबरल हो रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन को स्ट्रिक्ट कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कि लोग इंटरप्रिटेशन का कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपको दुनिया भर में अगर आसान जिंदगी जीनी है तो इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडन करना पड़ता है। हम अब किसी को अगर माता जी कह रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पिताजी की वाइफ है। माता जी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह देते हैं, रोड पे कह देते हैं, आंटी कह देते हैं, किसी को ये मतलब नहीं है कि वो आंटी ही है। अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे बुजुर्ग कह दिया था, बुजुर्ग कहने का ये मतलब नहीं है कि हम बुजुर्ग हो ही गए। ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है। आप ये कह रहे हो कि आप मुझसे बड़े हो एंड आई सीक योर ब्लेसिंग। सो पॉइंट ये कि इंडिया में टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखा, और वही सीएए के फॉर्म में जो उसका रिजल्ट है कि हम हिंदू हैं मुसलमानों से अलग, जबकि वो ये आप सारी दुनिया में, ये लास्ट बात करके मैं जाऊंगा, सारी दुनिया के मुसलमान का एक प्रीफिक्स है अरबिक मुसलमान, ठीक है ना। अरबी मुसलमान अपने आप को नॉर्मल मुसलमान तो नहीं कहता, अरबी मुसलमान, तुर्की मुसलमान, मलय मुसलमान, इंडोनेशियन मुसलमान, कजाक मुसलमान, उज्बेक मुसलमान। अगर सारे मुसलमान एक होते हैं, तुर्क वाले तो कम एक कंट्री बना ले, वो उज्बेकिस्तान अलग है, किर्गिस्तान अलग है, कजाकिस्तान अलग है, तुर्कमेनिस्तान अलग है, सारे जबकि एक ट्राइब है, ये नहीं एक साथ रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि इंडिया का मुसलमान इकलौता ऐसा मुसलमान है जो अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहता है। और अगर तुम भारतीय मुसलमान हो तो आप एक बात बताइए कि भारतीय मुसलमान कैसे अपने आप को भारत से नहीं जोड़ेगा। और अगर आप भारत से जोड़ते हो तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत् संतति ऋषभो मरुदेवाश ऋषभात भरतो भवेत भरताद भारत वर्षम भारतम वर्ष भरतात सुमति स्वतभूत। इसका मतलब क्या, सुन लीजिए, ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरु देवी एंड भरत वॉज बॉर्न टू ऋषभ, भारत वर्ष रोज फ्रॉम। तो आपको मरु देवी और ऋषभ को अपना एंसेस्टर मानना पड़ेगा अगर आप कहते हो हम भारतीय हैं तो, ठीक है ना। तो भारतीय मुसलमान होने में क्या दिक्कत है, सनातनी मुसलमान होने में क्या दिक्कत है, वैदिक मुसलमान होने में? आपको वेद के चीजें नहीं माननी है ना माने, मगर योग तो आप करोगे ना। वेद में सिर्फ भगवान तो नहीं दिया है, वेद में योग दिया है, वेद में आयुर्वेद दिया है। तो आप हिमालय की जो कंपनी उसके ओनर एक मुसलमान है, हिमालयन कंपनी से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, मगर आप अपने आप को वैदिक मुसलमान नहीं कहोगे। ये तो गजब की फिनोमिना है ना। अपनी चीजों से क्यों नफरत करना? आपका आपका गॉड अलग हो सकता है, आपका कल्चर कैसे अलग हो जाएगा? क्या सारी दुनिया में बस ये अरबों के त्योहार ईद और रमजान और यही रहेंगे और कोई त्योहार को जीने का हक नहीं है?
सो ये एक अभिषेक जी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब भी हम बात करते हैं, और ये बात मैं बहुत सालों से करती आई हूँ कि हमारे देश में लोगों के बीच एक बड़ा कंफ्यूजन है रिलीजन और कल्चर के ऊपर। लोग अक्सर कल्चर में रिलीजन ज्यादा ढूंढते हैं, और जो लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं कि अरे ये तो हिंदू हो गए हैं, इनको इन्होंने तो इस्लाम छोड़ दिया। जबकि हम जैसे बुर्का हिजाब की बात करें, पहनावे की, या फिर खाना है, तो वो अरेबियन कल्चर का हिस्सा रहा है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर आप बुर्का ही पहनेंगे एक सर्टेन तरह का तो ही आप मुसलमान बनेंगे। उसमें तो आप किसी भी तरह के डिसेंट कपड़े पहन सकते हैं, मॉडरेट जो भी अटायर हो वो इस्लाम में है। लेकिन वही है ना, सिंबोलिज्म इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, और उसके अंदर फिर दुपट्टा लेने का तरीका है, आप इंडियन ले लें या अबाया ले लें, अगर ढकना ही है तो, मगर वो कहेंगे एक ही फॉर्म सही है। हम्म। अच्छा, मैं आपको एक लेकिन बात बताऊं अंबर जी, एक चीज और, मैं कजाकिस्तान में था ना, वहां पे 80% या 85% पॉपुलेशन मुसलमान है। मुझे ईद की छुट्टी नहीं मिली थी, मुझे वहां पे नवरोज की छुट्टी मिली थी। वहां का मुसलमान नवरोज मना रहा है, जी, यहाँ का मुसलमान मनाएगा नवरोज? पता नहीं क्यों वो यहाँ का मुसलमान, वो हमारे अनफॉर्चुनेटली हम लोग करते हैं, हमारे शियाइज्म में नौरोज मनाया जाता है। बिल्कुल मनाना चाहिए भाई, वो तो प्री इस्लामिक है। आप वो भी जी, मना रहे हैं, पूरा अलमाती मना रहा था, पूरा कजाकिस्तान मना रहा था, मैं तो देख के हैरान हो गया। वो तो पेगन त्योहार है। पॉइंट ये कि हमारे यहाँ पे ये एक अजीब सी आइडेंटिटी बता दी गई है कि मुसलमान होने का मतलब हिंदू ना होना। ये जी, प्रॉब्लम का घर है कि अपने कल्चर को ही उन्होंने त्याग दिया है, विच इज, और एक रीजन इसका ये है ना, जो इस्लाम की देखिए, जो इस्लाम ऐसा आता है ना, तो कुरान के साथ हदीस भी आती है। तो जब आप हदीस लाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अरबिक कल्चर वो चूंकि सुन्ना के फॉर्म में आपके लाफ का पार्ट बन जाता है। ठीक है ना? अब जैसे वुजू करना है, अब आप अगर मान लीजिए -40 डिग्री कजाकिस्तान में है, वहां पानी नहीं है, आप वहां वुजू कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सब बर्फ है। तो अब उसके लिए यहाँ पे वो तैमूम है। जी, जी जी, आप बोले। आपको पता होगा तैमूम का तरीका होता है, मिट्टी जो मतलब पाक आप बालू से कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकती है ये ना। तो एब्सोल्युटली। मतलब वो तो एक्सेप्शन में है ना, वो तो ये कि नहीं मिल रहा है तो कर लो। मान लीजिए हाँ, अगर कोई गॉड कजाकिस्तान का गॉड होता तो वो ऐसे बात बताता ही नहीं कि पानी से करना है, क्योंकि पानी मिल ही नहीं रहा उसको, -40 में कहाँ आएगा भाई। एक है कि एक्सेप्शन है कि कुछ नहीं मिल रहा तो बालू से कर लो, मिट्टी से कर लो, एब्सोल्युटली। लेकिन एक है कि रेगुलर तुमको बर्फ से करना है। नहीं, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, मरना थोड़ी है किसी को। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो ये है कि कल्चर को रिलीजन से अलग करें, आपको जिसको मानना है माने। हम लोग चलेंगे साथ में, सेवैयां खाएंगे, ईद मनाएंगे, आपके नमाज पढ़ने में भी हम साथ में चलेंगे, क्या दिक्कत है? एक तो खूबसूरती है, एक और बिल्कुल। त्योहार मना लेंगे। हिंदू इंसानों ने और इतने त्योहार बनाए हैं, एक और सही। यही भारतीय सभ्यता की पहचान भी रही है कि हर धर्म को सम्मान दिया है, और हर एक जो भी सताया है, जिस किसी का भी उत्पीड़न हुआ, उसने उसको भारत में पनाह मिली, और भारत ने उसको अपनाया है, और अपनाकर बिल्कुल अपने अंदर ऐसे समा लिया जैसे कि वो कहीं और का नहीं, वो हमेशा से सदियों हमारा से ही है। भारत का है। बिल्कुल। तो ये भारत की पहचान है, और मुझे लगता है कि हम अगर उस पहचान को चाहें तो भी नहीं उसको उससे पीछे हट सकते हैं या छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही भारतीयता है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, और जो मैं सबसे आपसे जो जानना चाह रही थी वो ये कि जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये जो हम ऑल्दो डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी को लेकर भी उस पे जब भी अगर हम डिबेट करें, डिस्कशन करें, तो उस पे भी बहुत कन्वीनियंटली लोग उसको उसका इस्तेमाल करते हैं कि भई, जबकि हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मनमानी आप कीजिए, मनमानी मैं कर डालूँ। ये जो डाइवर्सिटी भी हो, लेकिन फिर भी हम भारतीय रहें, ये किस तरह मुमकिन है? देखिए, डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। हुँ, दो तरीके की डाइवर्सिटी है। एक, अगर आप देखें, भारत का जो सोशल ऑर्डर की शुरुआत होती है वो वेदों से होती है मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट आई एम कन्विंस्ड। भारत का हुँ, सोशल ऑर्डर, जो कि जाति की व्यवस्था ही यहाँ पे जो आई है वो वेदों से। तो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन वेद है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है विदाउट अ ना। डाउट। और भारत का जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके अंदर वेदों से ही आके पावर मिलता है। इसीलिए वो भारत के जो भी लॉज हैं हिंदुओं के ऊपर बड़ी आसानी से वो चेंज करते हैं, लगा देते हैं। जैसे 1956 में उन्होंने या 55 में उन्होंने जब हिंदू मैरिजेज एक्ट लाया तो डिवोर्स की व्यवस्था कर दी, जबकि भारतीय मैरिज में डिवोर्स सोचा नहीं जा सकता था, इनडिसोल्यूबल कंसेप्ट होता था मैरिज का, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया।
अब चूंकि कुरान का जो सोर्स है वो अरेबिया है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में वो पावर वो नहीं ला पाते कि वो कुरान को चेंज कर सके या कुरान से बहने वाले या आने वाले लॉज को चेंज कर सके, क्योंकि वो पावर वो अपने को मानते नहीं है। सो प्लूरलिज्म को ये समझना पड़ेगा पहले हम आपको, भारत का जो प्लूरलिज्म है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ना होकर के डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। जैसे आप तमिल में चली जाए, पूछेंगे तमिल वाले से तुम्हें हिंदी पसंद है, बोलेगा नहीं। लेकिन आप तमिल वाले से बोले कि भैया तुम जरा अपना वर्णमाला बताओ, लेटर बताओ जिससे कि तुम तमिल की शुरुआत करते हो लैंग्वेज की, तो बोलेगा क ख ग घ। हो सकता है उसमें घ ना हो या ग ना हो, एक दो लेटर इधर उधर मिसिंग हो, लेकिन है वो क ख ग घ। ठीक है, आप बंगाली से पूछिए भाई बंगाली तुम्हें हिंदी का, बोला हिंदी बेकार, बंगाली अच्छा है। उससे बोला अच्छा बांग्ला का जरा लेटर बताओ, वो भी बोलेगा क ख ग घ। पॉइंट ये है कि आप जितने उड़िया ले लें, तेलुगु ले लें, मलयालम ले लें, हिंदी ले लें, राजस्थानी ले लें, हरियाणवी ले लें, सबका लैंग्वेज अखमिया ले लें क ख ग घ ही है। ठीक है ना, ये है कि ये है यूनिटी। लेकिन इस क ख ग घ ने डाइवर्सिटी की, इतने लैंग्वेज इंडिया में प्रोड्यूस किए इस क ख ग घ ने, और सब एक से अलग है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉट डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ठीक है ना। तो हमारा जो जो वेद है, जो सोशल ऑर्डर है, इस सोशल ऑर्डर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि सबको अपना कल्चर बनाने की व्यवस्था दी गई। लेकिन जब आप अब्राहमिक फेथ को देखें तो उन्होंने दूसरों के कल्चर को रिजेक्शन पे बना हुआ है। उनका कल्चर डिफाइंड है क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो लॉज हैं, फिजिकली मैनिफेस्टेबल लॉज जिनको कहते हैं, आपके ऊपर लगेंगे तो वो दूसरे कल्चर की सर्वाइवल की जगह बचती ही नहीं है वहां पे, क्योंकि आपको उन लॉज को अपनी जिंदगी में उतारना है। तो भारतीय जो प्लूरलिज्म है वो तभी तक प्लूरल रहेगा जब तक वो भारतीय व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, वैदिक व्यवस्था के हिसाब से चलेगा। जिस दिन वो आ गया, जैसे भारतीय यूनिटी इन डाइवर्सिटी का दूसरा एग्जांपल, एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। ये देखिए कितना खूबसूरत है कि सत्य एक है, यूनिटी, लेकिन बताने के तरीके अलग हैं। ठीक है ना, बाकी क्या करें, बस हम ही सत्य है, बाकी सब गलत है। मैं जेरूसलम में था तो मेरे सामने जो हम लोग को वो चर्च ऑफ एनंसिएशन और इसमें ले जा रहा था, बोल रहा था क्रिश्चियनों से कि ये देखिए बाकी सब झूठ है, दिस इज द ओनली ट्रूथ। है वो, हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई हम ही सच है बाकी सब गलत। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है ना, या डाइवर्सिटी इन यूनिटी, कि हमारा जो रिलीजन, जो हमारी जो फिलॉसफी है, उसने कहा सत्य तो एक है, कई तरीके से मना लो। उसी तरीके से आप देख लें, अहम निजम परोवेती गणना लघु चेत सा मुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब अगर आप इसका एकदम लिटरल इंटरप्रिटेशन कीजिए तो जो ये कहता है कि हम हैं और वो गैर हैं, तो ये एक फिलॉसफी उसके ऊपर बहुत करारा प्रहार कर देती है, क्योंकि कहता है तेरा मेरा करने वाले लोग क्षुद्र बुद्धि के होते हैं, महान बुद्धि जो जो चरित्र के लोग होते हैं वो कहते हैं हम समस्त एक परिवार हैं। तो दिस इज इंडियन। तो जब आप कह रहे हो कि हम एक परिवार हैं, तो उस परिवार में अलग अलग तरह से विभिन्न प्रकार से रहने वाले लोगों की एक्सेप्टेंस हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इंडियन यूनिटी इज। और मुझे लगता है कि जो भारतीय सभ्यता की बात की जाए, हजारों सालों से है और बड़े प्रहार हुए, उसको खत्म करने की बड़ी साजिशें, बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी आज तक जिंदा है। और सबको उसमें अगर समावेशी हम पूरे सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, सोशल सेटअप की बात करें, तो वो भारतीयता में मिलते हैं। और यही वजह है कि हम दुनिया भर में जो इंडियन कल्चर है या फिर हम पूरी सभ्यता की बात करें तो उसको एक्सेप्टेंस है, उसको लेकर सम्मान, प्यार, और आज जिस मकाम पर भारत है उसको लेकर पूरी दुनिया में एक एडमिरेशन भारत को लेकर है। जिस तरह से भारत और भारतीयों में भी उसको लेकर बड़ा एक गर्व वाली जो भावना है वो अब नजर आती है, क्योंकि बीच में एक ऐसा दौर आया था जब लोगों को कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं हीन भावना उनके अंदर थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है। और मुझे लगता है उसका क्रेडिट जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जिस तरह से काम किया है, लोगों के अंदर वो भावना बहुत जोर से घर कर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, हमारे साथ जुड़े आप और इस मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा